सुनो सुनो ए करोगे फालतू एक्टिविटी। चलिए सुनिए, अभी जो हमने लिखाया है ये इटली के एकीकरण के भाई का ही भाग है, समझ गए ना। आप इटली के एकीकरण में हमने आपको बताया था मेजनी आए थे, आए थे ना, काउंट काबूर आए। 19वीं शताब्दी के आरंभ में इटली जो है कि किसी कोई देश नहीं था, वो छोटे छोटे क्षेत्रों का एक राज्य था ना जी। और वहाँ की जो भाषा थी इटालवी भाषा थी, वहाँ की जो भाषा थी वो इटालवी भाषा। अब इसके आगे की जो चीजें वो चीज समझिएगा। विक्टर एमुनुएल तथा काउंट काबूर का योगदान। विक्टर एमुनुएल जो है वो व्यक्ति का नाम था और काउंट काबूर भी एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है। इटली के एकीकरण में इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। और ये कोई आम व्यक्ति नहीं थे, बहुत ही समझदार व्यक्ति। ये कोई आम व्यक्ति नहीं, बहुत ही समझदार व्यक्ति है। इसके बारे में पूरा डिटेल्स आपको हिस्ट्री किताब में लिखा हुआ, समझिए। देखिए सबसे पहले कह रहा है विक्टर इमनुएल जो है ना सार्डिनिया पिंट माउंट जो है वो जगह का नाम। सार्डिनिया पिंट माउंट जो है एक जगह का नाम है, वहाँ का क्या था, राजा। विक्टर इमनुएल जो है थे ना, विक्टर इमनुएल जो थे वो सार्डिनिया पिंट माउंट का क्या थे, राजा थे। और राष्ट्रवादी विचारधारा के समर्थक थे। राष्ट्रवादी विचारधारा यानी कि राष्ट्र के प्रति जो भावना होती है उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। तो उस भावना के ये क्या थे ना, समर्थक थे, सपोर्ट करते नहीं। बहुत अच्छा, देश की उन्नति की बात कर रहे हैं, हम साथ हैं आपके, ठीक है ना, हम साथ हैं आपके, ऐसे थे। विक्टर इमनुएल जो थे सार्डिनिया का शासक कब बना था, 1849। सार्डिनिया का शासक बना था विक्टर इमनुएल, वो बना था 1849 में बना था। और प्रधानमंत्री के रूप में जो है काउंट काबूर को रखा था। प्रधानमंत्री के रूप में शासक था वो। प्रधानमंत्री को विक्टर इमनुएल जो है कि राष्ट्र के एकीकरण हेतु जो है ना प्रधानमंत्री के रूप में चयन किया, जिसका नाम था काउंट काबूर। और काउंट काबूर को कब चुना था, 1852। कब चुना था, 1852। और काउंट काबूर जो है ना सबसे पहले क्या किया कि वो अपने देश का उन्नति किया, ठीक है ना। क्या किए, देश का उन्नति किया। नंदनी खड़ी हो जाएगी। काउंट काबूर को प्रधानमंत्री कब नियुक्त किया गया, 1800। कौन सी चिंता में डूबे हुए थे, अब तो यहाँ से देख के बोल दिए। आदमी बेवकूफ बेकार है। चलो बैठो, माशाल्लाह ले धर के जाइयो, परवाह नहीं किसी बात का। विक्टर इमनुएल जो राष्ट्र के एकीकरण है तो काउंट काबूर को 1852 में प्रधानमंत्री किया, ठीक है ना। और काउंट काबूर जो है सबसे पहले क्या किया कि वो अपने राष्ट्र जो अपना खुद का जो राष्ट्र उसको मजबूत किया, उस पर अधिपत। जैसे कोई ग्राम प्रधान को कोई मुखिया बना तो पहले सबसे पहले वो अपने आप को मजबूत किया। मजबूत यानी कि नहीं अपना घर 3 महला बना लिया, नहीं, अपने जो गुट हुआ अपने ग्रुप को वो क्या किया, मजबूत किया, संगठन को अपने आप को मजबूत किया। तो ये भी क्या किया, काउंट काबूर पहले तो अपने राज्य को उन्नति कर यानी कि अपने राज्य का विकास किया, ठीक है ना। मुखिया गांव का प्रधान, ग्राम पंचायत का मुखिया बनता, अपने पंचायत को अगर मजबूत कर दे, पूरी तरीके से विकासशील बना दे, मजबूत कर दे, पूरे पंचायत के लोग उसके सपोर्ट में अगर आ जाए तो वो चाहेगा तो वो आपके प्रखंड को हिला सकता है। मुखिया, हाँ तब ना जी, क्या मुखिए में छेद रहेगा तो कहाँ से। तो काउंट काबूर जो है सबसे पहले क्या किया, राज्य का उन्नति कर सशक्त बना, यानी कि अपने आप सशक्त कह सकते, मजबूत बना, ठीक है, मजबूत बना, अपने राज्य का उन्नति किया, अपने राष्ट्र का पहले उन्नति किया, तब जाकर वो सशक्त मजबूत बन गए, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है यह समझदार व्यक्ति था, ये कोई आम व्यक्ति नहीं था, बहुत समझदार, राज्य को उन्नति किया, समझदार है तब ना जी। ये समझदार व्यक्ति था। और
इटली राष्ट्र ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप किया। इटली राष्ट्र से ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप मतलब विरोध कर सकते हैं। इटली जो है ना, इटली को ऑस्ट्रिया दबा के रख लेता। और ऑस्ट्रिया में क्या बैठा था? मेटरनी। ऑस्ट्रिया में क्या बैठा था? मेटरनी। ठीक है ना। और ये जो है कि मेटरनी, जैसे कह सकते हैं कि ब्रिटिश शासन हमारे भारत के अलावा कई सारे देशों पर था ना अड्डा जमेले, तो उसी प्रकार ये जन बहुत सारे जो उठने ही नहीं देना चाहता था, बहुत सारे राज्य को उठने ही नहीं देना चाहता था। नहीं उठ जाएगा तो फिर हम तो दिक्कत हो जाएगा, कहीं नहीं देना है, समझ गए ना। तो ये ऑस्ट्रिया, इटली राष्ट्र से ऑस्ट्रिया ने हस्तक्षेप किया। इटली राष्ट्र से ऑस्ट्रिया ने क्या किया? हस्तक्षेप किया। 1853 से 1854 में काउंट काबूर ने क्रीमिया युद्ध, ठीक है, वो युद्ध हुआ था क्रीमिया युद्ध। इसका नाम था कौन सा युद्ध? क्रीमिया युद्ध। क्रीमिया का युद्ध कहेगा तो 1853 से 1854 के बीच चला था। क्रीमिया युद्ध ऑस्ट्रिया के विरुद्ध फ्रांस के पक्ष में। देखो क्रीमिया का युद्ध अगर जो हुआ था ना, तो किसके किसके बीच हुआ था? तो ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच हुआ। क्या हुआ था? फ्रांस के बीच। तो इटली का एकीकरण करना चाहता था, इटली का एकीकरण करना चाहता था, लेकिन जो है कि ऑस्ट्रिया जो कि होने नहीं देना चाहता था, ठीक है ना, ऑस्ट्रिया होने नहीं देना चाहता था। तब बात 1853 से 1854 की है, ठीक है ना। फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध हो रहा था, जिसे क्रीमिया का युद्ध कहा गया था। 1853 से 54 के बीच की बात है। क्रीमिया का युद्ध हो रहा था ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच में। ऑस्ट्रिया तो पहले से ओकरा दबैले था फ्रांस, लेकिन युद्ध चल रहा था। तब क्या किया ना, ये काउंट काबूर बहुत ही समझदार व्यक्ति था। ये अपने मन से बिना बुलावा के काउंट काबूर क्या किया, भेज दिया सैनिक को, अपना दिल्ली के सैनिक को क्या किया, भेज दिया कि जाओ कि फ्रांस की तरफ से जाकर लड़ो। तो भाई फ्रांस भी खुश हो गया, समझ गए कि बिना बुलाए इटली हमको भेजा है, सेना लड़ने के लिए भेजा है। खुश हो गया, समझ गए ना, क्या हो गया, खुश हो गया। और ऑस्ट्रिया क्या हुआ ना, वो हार गए। ऑस्ट्रिया क्या हुआ, हार गए, समझ गए ना। और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध फ्रांस के पक्ष में सैनिक भेजकर इटालियन समस्या को पूरे यूरोप में भेजा। जैसी इटली जो है कि इटली जैसी सैनिक भेजा, तो भाई पता चला ना, पता चला कि अच्छा कुछ तो बात है। पूरे यूरोप में इसका जानकारी मिल गया सबको। जानकारी मिले के कहाँ कैसे किया गया उसका पता चलेगा नहीं करेगा। पूरे यूरोप में समस्या को खड़ा कर दिया। जो समस्या छोटे कस्बों का था वो पूरे शहर का कर दिया, समझ गए ये थी। तो युद्ध समाप्त के बाद 1856 में पेरिस की संधि हुई। जब युद्ध समाप्त हुआ ना 1856 में, युद्ध जब समाप्त हुआ तो 1856 की बात है, पेरिस में संधि हुआ। संधि यानी कि मिलाप हुआ, संधि हुआ जिसमें काउंट काबूर भी गया, इसको भी बुलाया गया, ये भी गया। और उस समय कहा, उस समय कि ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को गैर कानूनी बताया और कहा ऑस्ट्रिया हमारे ऊपर जो है ना, जब संधि होता तो एक बार नहीं थोड़ा रहेगा, बहुत सारे राजा था, बहुत सारे व्यक्ति कहा कि ऑस्ट्रिया हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है, गैर कानूनी बताया, दबाव डाल रहा है, जबरदस्ती बड़े समाज में कहा, जैसे नहीं कहा पंचायती होना, बड़े समाज में क्या गया, ऑस्ट्रिया हस्तक्षेप को गैर कानूनी बताया, जबरदस्ती के लिए कोई नियम का कुछ हम ऊपर ले ले धाय लेना है तो यो कह ले हमारा पर जबरदस्ती वो बढ़ने नहीं देना चाहता, समझे, ऐसा कुछ बताया। फ्रांस इटली की मदद करने लगा। अब फ्रांस क्या करने लगा ना, इटली का मदद करने, वो तो फ्रांस विजेता हो गया, यहाँ क्या करा, फ्रांस इटली का मदद करने लगा। 1859 से 60 में ऑस्ट्रिया पिडमाउंट में सीमा युद्ध हो गया। ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट में क्या हो गया, सीमा युद्ध, बॉर्डर वाला युद्ध होना, ठीक है ना, युद्ध हो गया। और फ्रांस अपना सेना उतार दिया। देखो जब क्या किया कि यहाँ पे विरोध करिए जाए कि गैर कानूनी था, तो पिडमाउंट जो है ना वो पड़ता है इटली के आसपास पड़ता है, वहां पे सीमा युद्ध होने लगा, ऑस्ट्रिया के बीच में सीमा युद्ध होने लगा। तो भाई क्या किया, सीमा युद्ध हो रहा था, एक तरफ इटली था एक तरफ ऑस्ट्रिया था, युद्ध हो रहा था। तब ये क्या की, तो सेना भेजा था, इटली सेना भेजा था फ्रांस, अब फ्रांस सेना भेज दिया कि भाई हमारा मदद किया हम मदद करेंगे। अब फ्रांस सेना भेज दिया, फ्रांस सेना उतार दिया। ऑस्ट्रिया बुरी तरह हार गया, यहाँ भी ऑस्ट्रिया क्या हो गया,
हार गया। तब कोई दो है, कोई अकेले है तो हारबे न करेगा जी, बुरी तरह हार गया। और लोम्बार्डी को सार्डिनिया में मिला लिया। लोम्बार्डी को स्थान उसको कहाँ मिला लिया? सार्डिनिया में मिला लिया। जब जीत गया तो मिलवे नहीं करेगा, सार्डिनिया में मिला लिया। फिर फ्रांस अपना सेना वापस बुला लिया, जिसका कारण निम्न है। फिर क्या किया, फ्रांस अपना सेना को वापस बुला लिया। और कारण क्या क्या है, अभी पूरी तरह से युद्ध समाप्त नहीं हुआ था, मिला लिया था, अभी वो ठंडा नहीं हुआ था, समझ गए, वो बुला लिया। बुलाने के कारण बना कि काउंट काबूल की सहायता खर्चीला था। जब फ्रांस जब सेना के ऊपर सेना को भेजा तो ऐसा नहीं कि हम तुरा भेज दिए हैं, तू खाना पीना तुम ही दे रहे हो, नहीं, हम दे रहे हैं सब कुछ, ठीक है ना। तो खर्चीला नजर आया फ्रांस को, खर्चीला बहुत ज्यादा खर्चीला पड़ था। दूसरा कारण ये भी बना कि इटली का संगठन फ्रांस को ठीक नहीं लगा ना उसको। अच्छा अभी तो मदद हम कर रहे हैं, ये जहाँ जो मजबूत हुआ तो फिर हम लोग पर आक्रमण कर सकता है, समझ गए ना। इस चीज के लिए भी वो क्या किया, सेना को वापस ले। दो कारण था, एक तो खर्चीला था, दूसरा ना जो मजबूत हुआ तो फिर हमारे पर आक्रमण नहीं कर रहे, इसलिए बुला ले भाई, समझे। दो कारण था। अंततः की हुआ कि इटली कमजोर पड़ गया और इटली तथा ऑस्ट्रिया के बीच ज्वारिक की संधि हुई। अब सेना जब बुलाइए लिया तो इटली कमजोर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, समझ गए ना। और जोरिक की संधि हुई, जोरिक की संधि हुई, ठीक है ना। ऑस्ट्रिया और क्या किसके बीच, इटली के बीच जोरिक की संधि हुई। बोला कि आप कहते हैं लड़ाई झगड़ा करोगे, कुछ ऐसा किया जाए जिससे दोनों का भला हो, ठीक है। जोरिक की संधि हुई। तब जोरिक के संधि के उपरांत लोम्बार्डी को पीडमाउंट को दे दिया, लोम्बार्डी को पीडमाउंट को दे दिया और वेनेशिया को ऑस्ट्रिया को दे दिया, समझे। मतलब जैसे हुआ ना कि ये मान लो जी बॉर्डर है, ये वो इटली है, ठीक है ना, ये क्या है, ऑस्ट्रिया। ये ने पट्टी हम सटल थे तो इबला हमरा दे दो, इन्हें तुम सटल ही तुम ले लो, आधा आधा आधी नहीं बाबू, जैसे नहीं सर, जैसे क्या किए ना, ऐसे ऐसे बना दिए, ठीक है। और अगला जो है, अगला जो है ऐसे बना दिए, ठीक है। ये देखो, ये सपोज मान लो ये ऑस्ट्रिया आपका था, ऑस्ट्रिया था, ये था इटली था, ठीक है। तो इटली का ये वाला भाग है, ये वाला भाग सटा हुआ है ना, इटली को लगा ये वाला जगह हमरा बढ़िया है, ये हम ले लेते हैं, इतना दे दो हमरा। इसको लगा ना ये वाला एक भाग हमको होना चाहिए, ये वाला भाग हम ले लिए, समझे। दोनों में ये मिलाप कर लिया, समझ गए। मतलब लोम्बार्डी को पीडमाउंट को दे दिया और वेनेशिया को ऑस्ट्रिया को दे दिया, समझ गए ना। और अंततः क्या हुआ कि 1860 से 61 में काउंट काबूल ने पूरे प्रदेश को एक कर लिया। बस 2-3 स्थान ही बचा था, बस 2-3 ही स्थान बचा था इटली के एकीकरण पूर्णतः होने में, यानी कि कर ही लिया था। तो क्या काउंट काबूल का योगदान इटली के एकीकरण में क्या अच्छा महत्व रखता है कि नहीं रखता है? ये सवाल एगो पैदा होता है कि काउंट काबूल कौन था, क्या लिख के लाओगे घर से? जरूर लाना, समझ गया। चलिए अब देखेंगे हम गैरीबाल्डी का योगदान। क्या देखेंगे? गैरीबाल्डी का योगदान। गैरीबाल्डी इसमें मुख्य रूप से आप याद रखिएगा कि ये सब ईस्वी, ये चीज ये ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए गैरीबाल्डी का योगदान लिखेंगे आप, गैरीबाल्डी का योगदान, गैरीबाल्डी का योगदान, गैरीबाल्डी का योगदान। देखो गैरीबाल्डी का जन्म जो 1807 ईस्वी में नीस में हुआ था। नीस एगो स्थान के नाम है। इनका जन्म जो है, इनका जन्म 1807 में नीस में हुआ था, नीस में हुआ,
ठीक है, कहाँ हुआ था? नीस में। और पेशा से नाभिक था। पेशा इसका क्या था ना? नाभिक से नाभिक मतलब? अरे नाभिक रे, नौका खेले वाला को नाभिक कहते हैं जी। और नेतृत्व किया था लाल कुर्ती दल नामक सेना का। ठीक है, नेतृत्व किया था लाल कुर्ती दल सेना का। नेतृत्व किया था लाल कुर्ती दल सेना संगठन। सेना संगठन किया, संगठन किया जिसके सहयोग से उसने दक्षिण इटली, जिसके सहयोग से दक्षिण इटली, सिसिली और नेपल्स को, दक्षिण इटली, सिसिली, नेपल्स को पूर्वो राजतंत्र से स्वतंत्र किया। गैरिबाल्डी जीत गए इटली के क्षेत्र और सिसिली की संधि शासक विक्टर इमैनुएल को सौंप दिया और खुद साधारण जीवन जीने लगा। ये भी आपके इटली के एकीकरण का ही भाग है। ठीक है, गैरिबाल्डी जीत गया और सिसिली की संधि शासक विक्टर इमैनुएल को सौंप दिया और खुद साधारण जीवन जीने लगा। ये भी आपके क्या थे? इटली के एकीकरण में इनका भी योगदान था। क्या था कि जन्म जो है कि 1807 ईस्वी में नीस में हुआ था इनका जन्म। और पेशा से था ये नाविक। पेशा से क्या थे? नाविक थे। नाविक कहते वो नाव को खींचता है ना, नाव चलाने वाला। हाँ, उसी को नाविक कहते हैं। ठीक है, नेतृत्व जो है कि नेतृत्व ये इन्होंने किए थे लाल कुर्ती दल सेना का संगठन किया था। और जिसके सहयोग से दक्षिण इटली जो है कि सिसिली और नेपल्स को, दक्षिण इटली में पड़ता है सिसिली और नेपल्स पड़ता है, जो बुर्गो राजतंत्र से क्या किया? स्वतंत्र करा दिया उसको। क्या कर दिया? यानी कि 10, 20, 50 को आदमी को इकट्ठा कर दिया। लाल सेना का, इसका था लाल कुर्ती दल सेना का संगठन किया जिसके सहयोग से दक्षिण इटली में पड़ता है सिसिली और नेपल्स को बुर्गो राजतंत्र से क्या कर दिया? आजाद कर दिया, आजाद करा दिया। और आजाद कराने के बाद गैरिबाल्डी तो जीत ही गए। आजाद जब करा दिया तो गैरिबाल्डी जीत गया और सिसिली की संधि हुआ। क्या चीज का संधि हुआ? सिसिली का संधि हुआ। और शासक जो था विक्टर इमैनुएल शासक थे। ठीक है, विक्टर इमैनुएल को सौंप दिया। इतने के बाद जो है ना जीत गया, उसके बाद सौंप दिया और खुद साधारण जीवन जीने लगा। ये नहीं कि हम आधिपत्य करेंगे, ये नहीं, मतलब सिर्फ हम जीता दिए। अपना मतलब वो नहीं था राजा दस कि तू आओ ना जीता हमारा साथ मदद करो ना, हम जिता दिए। ठीक है, जिता दिए और बस सौंप दिए, ले भाई ले जाओ, हम तो फकीर आदमी है, झोला उठा के चल देंगे। मोदी जी नहीं कहते रहते हैं, वही बात। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? हो गया ना। अगला है जर्मनी का एकीकरण। इटली का एकीकरण हो गया ना, अब एक मात्र जर्मनी का एकीकरण। छोटा छोटा भाग है ये सारी चीजें, छोटे। अरे छोटा भाग है जर्मनी का एकीकरण है। जैसे इटली का एकीकरण हुआ ना, वो तो लंबा अच्छा खासा ये लंबा चक्का था आपका, देख रहे हैं।
इतना सारा चीजें नहीं, जबकि बहुत सारी चीजों को हम छांट के रखे हुए हैं, तब मिटाबे से ठीक है ना? सर एकीकरण मतलब क्या होता है? मिलाना, एक कराना, ठीक है ना? जैसे दो पति पत्नी में लड़ाई वाले हैं तो एकीकरण हम करवा देते हैं, समझ गए ना? दोनों की एक कर देते हैं, बोलो कोई दिक्कत? चलिए जर्मनी का एकीकरण अब देखेंगे, जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण। चलो जर्मनी का एकीकरण जर्मनी का एकीकरण 300 छोटे छोटे राज्य, जर्मनी में जो है ना 300 छोटे छोटे राज्य था, जर्मनी में 300 छोटे छोटे राज्य था, जर्मनी में जो है ना 300 छोटे छोटे राज्य था, छोटे छोटे राज्य जो था कितना था 300, जर्मनी में 300 छोटे छोटे राज्य था, 300 छोटे छोटे राज्य। सबसे शक्तिशाली जो राज्य था वो परसा था, परसा था, ठीक है ना? परसा सबसे शक्तिशाली राज्य परसा था, ठीक है? सबसे शक्तिशाली राज्य परसा था, परसा, ठीक है? परसा। नेपोलियन बोनापार्ट को जर्मनी के 300 राज्य को 39 राज्य में कर दिया और राइन राज्य संघ नामक नाम दिया। जो नेपोलियन जो बोनापार्ट है, नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुनो नहीं किया था? नेपोलियन बोनापार्ट 300 राज्य को 39 राज्य में कर दिए और राइन राज्य संघ बना दिया, संघ नाम दिया, बनाने दिया, नाम दिया। 1815 में वियना सम्मेलन तो राइन राज्य को नाम बदलकर जर्मन महासंघ कर दिया गया। वियना सम्मेलन में राइन राज्य संघ को जर्मन महासंघ नाम दिया जिसका अध्यक्ष ऑस्ट्रिया ने किया। जिसका अध्यक्ष ऑस्ट्रिया ने किया। हो गया। चलिए एक प्रश्न आता है जोल्वेराइन क्या है? जोल्वेराइन
जोल्वेराइन क्या है, ये घर से बना के लगेगा। जो नहीं बता बनेगा सारे हम बता देंगे, ठीक है ना। जोल्वेराइन क्या है। चलो उसके बाद आता है बिस्मार्क। क्या आते हैं, बिस्मार्क। बिस्मार्क, बिस्मार्क जो है ना प्रधानमंत्री था। क्या था, प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री था। और प्रधानमंत्री था लेकिन जो है ना ये निरंकुशवादी था। निरंकुशवादी था। और यह एगो नीति दिया, एगो नियम दिया, एगो नियम दिया लौह और रक्त का। लौह एवं रक्त का नीति दिया, ठीक है। लौह एवं रक्त का नीति दिया। क्वेश्चन बनता है लौह एवं रक्त, लौह एवं रक्त की नीति क्या है, नीति क्या है, प्रश्न बनता है। ये घर से लाइएगा। चलिए अंततः अंत में क्या हुआ कि 10 मई 1871 में फ्रैंकफर्ट संधि हुई। अंततः 10 मई 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। यूनान तुर्की का गुलाम था। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन क्या है। 3 से 4 प्रश्न आज निकाले आपके लिए। एक हुआ ना, 2 हुआ ना, तीसरा हुआ ना, एक पहले दिया, चौथा हुआ। चलिए हो गया। चलो सुनो, लिखने से पहले सुनो, जर्मनी का एकीकरण जो है कि जर्मनी जो 300 छोटे छोटे राज्य में था। 300 छोटे छोटे राज्य में जब और सबसे शक्तिशाली जो राज्य था वहां का वो पर्सा था। नेपोलियन जो है कि सबसे पहले नेपोलियन कहते हैं। जर्मनी की अगर बात करें, जर्मनी 300 छोटे छोटे राज्य था। जर्मनी में 300 छोटे छोटे राज्य था। 1 2 300, समझ गए ना। सब अपने आप में राजा कहलाता, राम राजा है, मानो राजा, समझ गए ना। तो कितना बटल था, 300। और सबसे जो शक्तिशाली था वो पर्सा था, समझ गए, पर्सा, ठीक है। और नेपोलियन बोनापार्ट जब आए थे, समझ गए, नेपोलियन बोनापार्ट जब आए थे तो 300 राज्य को मात्र 39 में बदल दिया। सोच कितना बड़का एकीकरण किया होगा। 300 को 39 में बदल दिया, समझ, 39 राज्य कर दिया, जिसका नाम दिया क्या, राइन राज संघ। राइन राज संघ नाम दिया, ठीक है। और 1815 में वियना सम्मेलन जब हुआ था, 1815 में जो वियना सम्मेलन हुआ था ना 1815 में, 1815 में वियना सम्मेलन हुआ था। और उस समय राइन राज संघ को जर्मन महासंघ नाम कर दिया। और उसका अध्यक्षता किया था ऑस्ट्रेलिया ने किया। ऑस्ट्रेलिया ने किया, ठीक है। ऑस्ट्रिया ने क्या किया, राइन राज संघ को जर्मन महासंघ नाम दे दिया और अध्यक्षता के रूप में था ये ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है ना। एक प्रश्न है, जोल्वेराइन क्या है, जोल्वेराइन क्या है, बना के लाइएगा ये, ठीक है ना। फिर आए बिस्मार्क। आए बिस्मार्क पेशा से प्रधानमंत्री थे, पेशा से नहीं थे, मतलब ये प्रधानमंत्री था नियुक्त। उसके बाद ये कैसा था, निरंकुश शासन, निरंकुश था एकदम से। निरंकुश मतलब आप समझते हैं, अच्छा है, ठीक है। और ये वो नियम दिया, लौह एवं रक्त का नियम दिया। प्रश्न है लौह एवं रक्त की नीति क्या है। ये आपके तीनों के तीनों प्रश्न आपके जो है ना VVI प्लस,
समझ गए ना, ये नियम दिया। उसके बाद अंततः 10 मई जो है 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हो गई, फ्रैंकफर्ट की संधि हो गई, फ्रैंकफर्ट मिल गए, ठीक है ना। और यूनान जो है कि तुर्की का गुलाम था, यूनान जो कि तुर्की का गुलाम था। प्रश्न आता है आपके, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन क्या है? बस आज आपके इस चैप्टर का समापन, समझ गए ना? आज आपके इस अध्याय का समापन हो गया। क्लियर है? हो गया? तो ये रहा आज के अध्याय।